Good afternoon, everyone. Our today's topic is sexually transmitted disease (STD). So, what is STD? The disease which is transmitted sexually. बहुत तरह के डिजीज हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, जो इंटरकोर्स करने से एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को हो जाता है, उसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो क्या क्या डिजीजेज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, और बहुत सारे कॉजेज भी हैं। क्या क्या कॉज है? बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। बहुत सारे वायरल डिजीज़ हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, और बहुत सारे प्रोटोजोअल एंड अदर फंगल डिजीज़ भी हैं जो कि सेक्सुअली वन पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो इसके बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, और इसको प्रिवेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेक्सुअली एक्वायर्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसको है उसको बहुत बार पता नहीं रहता है कि उसको ये डिजीज़ है, और वो अननोइंगली एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसको डायग्नोज करना, और डायग्नोज से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसको प्रिवेंट करना। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिटी मेडिसिन, ये एसटीडी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या डिजीज़ है? सबसे पहला डिजीज़ आता है, सबसे ओल्ड एंशियंट डिजीज़ है सिफिलिस। सिफिलिस सबसे एंशियंट डिजीज़ है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। सिफिलिस होता कैसे है? सिफिलिस एक तरह का बैक्टीरिया है, ट्रेपोनोमा पैलिडम, उसके इन्फेक्शन से होता है। तो अगर किसी को इन्फेक्शन है सिफिलिस का, और वो किसी पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करता है, तो वो उसको वो बैक्टीरिया ट्रांसमिट करता है, जिससे उसमें भी सिफिलिस का सिम्टम आने लगता है। इसका सिम्टम क्या होता है? सिफिलिस का फर्स्ट सिम्टम होता है जो जेनिटल ऑर्गन है, जो मेल का जो पेनिस का ग्लांस पेनिस जो होता है, उस पर हार्ड अल्सर सेंकर टाइप का हो जाता है जो कि पेनफुल होता है। और अगर फीमेल है तो उस पर लेबिया मेजोरा माइनरा के बीच में भी उसी टाइप का अल्सर होता है, और ये अल्सर ठीक हो जाता है। उसके फिर बाद में फिर से रिकर करता है और सेकेंडरी सिफिलिस के सिम्टम देता है। फिर उसके बाद 10 साल बाद टर्शियरी सिफिलिस दिन पर दिन बढ़ते जाता है। सिफिलिस मेनली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, और इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए इसका डिफरेंट टाइप ऑफ गाइडलाइन से, एंटीबायोटिक मेडिसिन से, और प्रिवेंशन के लिए आगे बताएंगे कि एक साथ ही सबका बता दिया जाएगा। ये सिफिलिस मेन डिजीज़ है, बहुत ही एंशियंट। दूसरा क्या है? गोनोरिया। गोनोरिया भी बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि नाइजीरिया गोनोरी नाम का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होता है। गोनोरिया में क्या होता है? गोनोरिया इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? गोनोरिया में अगर मेल है तो उसका जेनिटल से, और फीमेल उसके जेनिटल से येलो कलर का पुरुलेंट डिस्चार्ज निकलता है, जो कि बहुत ही इन्फेक्टिव होता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय वो दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है। तो यह है गोनोरिया। इसके बाद आता है जिसमें से कुछ कम रेशियो में होता है, पर ये भी अक्सर होते रहता है, वो है सैंक्रोइड। सैंक्रोइड क्या होता है? सैंक्रोइड होता है, ये भी एक तरह का ग्रेनुलोमा हो जाता है। जो जेनिटल ऑर्गन है उसमें ग्रेनुलोमा हो जाता है, और अल्सर टाइप का होने लगता है, जो कि टच करने से ब्लीडिंग होता है। ये दोनों में होता है, मेल में भी और फीमेल में भी। ये ज़्यादा तौर में होता है किसमें? गे में, जो कि मेल टू मेल सेक्सुअल एनल इंटरकोर्स में ज़्यादा होता है। तो ये भी एक दूसरे को एक से दूसरे पार्टनर पे हो सकता है। तो क्या बोलते हैं इसे? सैंक्रोइड। सैंक्रोइड का मेन कॉज क्या है? हीमोफिलस डिक्रेसी। हीमोफिलस डिक्रेसी ये अक्सर एंगल ऑफ माउथ में मिलता है। अगर ओरल सेक्सुअल ओरल कोर्स किया जाए तो उससे भी होता है। दूसरा है LGB, लिम्फेडिमा ग्रेनुलोमा। ये LGB बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ये इसमें क्या होता है? इस सब का शुरुआत सेक्सुअल कॉन्टेक्ट और अल्सर से ही होता है, लेकिन कुछ कुछ सिम्टम डिफरेंट है। जैसे कि सिफिलिस में सेंकर जो होता है, सेंकर मतलब जो ग्लास पेनिस की जो अल्सर होता है वो हार्ड होता है, बहुत दर्द करता है। सैंक्रोइड में भी अल्सर होता है, लेकिन वो सॉफ्ट होता है और वो दर्द नहीं करता है, पर धीरे धीरे वो ब्लीडिंग होने लगता है, और टच से ब्लीडिंग होता है। दूसरा है LGB, इसमें भी अल्सर होता है, लेकिन इसका मेन जो जो सिम्टम है, तो अल्सर के कुछ दिन बाद ब्यूबो जो इंडोइनल ग्लैंड है वो फूल जाता है, और वहाँ पे
सपुरेशन हो जाता है, इसको ब्यूबो कहते हैं। ब्यूबो इसका मेन सिम्टम है, ब्यूबो होता है, और वो ब्यूबो धीरे धीरे सपुरेट होकर फट भी सकता है। और ये किसी से इंटरकोर्स करेगा तो ये अपना जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है एलजीबी का क्या है, क्लैमाइडिया ट्रैकिनोमेलिस, ये इसको दूसरे को दे सकता है। तो ये भी एक तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। बहुत तरह का डिजीज़ है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिट होता है, सबको एक दायरे में पढ़ना है। तो अभी तक 3-4 बता दिए जो कि वायरस से हुआ, बैक्टीरिया से हुआ है। एक है डोनोवेनेसिस और ग्रेनुलोमा, ये भी उसी तरह से होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी ग्रेनुलोमा होता है, और ग्रेनुलोमा धीरे धीरे फैलते जाता है, स्पेशली थाई में, इनर साइड में, और जो ग्लैंड पेनिस है या फिर पेनिस के अपर जो फ्रेनुलम है वहाँ भी होता है। ये हो गया बैक्टीरियल का मेन डिजीज जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। वायरस क्या क्या ट्रांसमिट होता है सेक्सुअली? सबसे पहले पता है हम लोग को एड्स अभी पढ़ा है कुछ दिन पहले। इसके बाद है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये दोनों मेनली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है। हेपेटाइटिस डी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, हर्पिस सिम्प्लेक्स भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। और क्या है, और मलस्कम कंटाजियोसम, ये भी वायरल डिजीज है। इसमें क्या होता है, और छोटा अम्प्लिकेटेड मतलब जो वाट टाइप का होता है, फ्लेसी वाट, इसके अंदर फ्लूइड रहता है और ऊपर से वो थोड़ा डिप्रेस रहता है। तो ये सभी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, पर ये स्किन टू स्किन भी हो सकता है। किसी का स्किन में अगर वो फ्लूइड या फिर वो वायरस लग गया तो टच कॉन्टेक्ट भी हो सकता है। इसके बाद और क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या करता है, जेनेटल वार्ड्स करता है, जो कि कैंसर में तब्दील हो सकता है। तो ये भी सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये जेनेटल वार्ड्स भी हो सकता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कितने तरह का वायरस होता है, हेपेटाइटिस का वायरस, HIV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, मलस्कम कंटाजियोसम, हर्पिस सिम्प्लेक्स, इतनी सारे का वायरस हम लोग सेक्सुअली एक्वायर्ड कर सकते हैं, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर हम लोग फंगल में डिजीज़ में है तो सबसे पहले क्या हुआ, कैंडिडियासिस। अगर किसी को वेजाइनल कैंडिडियासिस है और वो ओरल सेक्स कर रहा है तो उसके वो जो फंगस है उसके मुंह में जाएगा, और वहाँ पे उसको मुंह में भी कैंडिडियासिस हो सकता है, और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जेनेटिक भी हो सकता है। तो ये बहुत ही इजीली एक्वायर्ड फंगल डिजीज़ है, सेक्सुअली भी होता है और टच से भी हो सकता है, और जिसको एड्स है उसको जरूर से जरूर होता है कैंडिडियासिस, ये हो गया। उसके बाद कुछ प्रोटोजोअल डिजीज़ भी है, जैसे ट्राइकोनोमस वेजिनालिस। में क्या होता है, वेजाइना में बहुत ज़्यादा वेस्कुलेशन हो जाता है, पूरा रेड हो जाता है, देखने में स्ट्रॉबेरी वेजाइना बोलते हैं। इस टाइप का सेंसेशन आता है, बहुत पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और जलन होता है, पेशाब में दिक्कत होता है। तो ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। उसके बाद एंटीबा हिस्टोरिटी का जो पढ़ाए थे, तो ये हो गया मोटा मोटी प्रोटोजोआ, आपका फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, किस तरह से कितना टाइप का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, और क्या क्या सिम्टम हो सकता है। तो ये इसके बाद कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, ये सब कौन से एज ग्रुप में STD ज़्यादा होता है। STD ज़्यादा होता है मेनली 20 से 24 और 25 से 29 में, टोटल 20 से 30 एज ग्रुप के बीच में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एज ग्रुप मोर वल्नरेबल होता है टुवर्ड द सेक्स। तो ये इंटरकोर्स का कोई भी सरल उपाय ढूंढ लेते हैं जिससे कि ये सेक्सुअली एक्वायर्ड डिजीज़ को खुद में एक्वायर्ड कर लेते हैं, STD को खुद में एक्वायर्ड कर लेते हैं, इसलिए इस ग्रुप में ये ज़्यादा होता है STD। और किस में ज़्यादा होता है, सेक्स वर्कर्स में ज़्यादा होता है, और किस में, मेल में कि फीमेल में, ये मेल में ज़्यादा होता है। मैरिटल स्टेटस कौन किस में ज़्यादा होता है, जो कि डाइवोर्सी है या फिर शादी के बाद अकेले रह रही है, तो ऐसे लोगों में
ये ज़्यादा होने का चांसेस है। या फिर कोई वर्कर है जो अपनी वाइफ को छोड़ के दूर कहीं काम करने जा रहा है, तो इन लोगों में से होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब भी कोई प्रेस्टेबल इस तरह का आए तो ये ज़रूर पूछना चाहिए कि वो कहाँ काम करता है या फिर उसका फैमिली रिलेशन कैसा है। सोशो इकोनॉमिक में लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा होता है, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता है और ये ईजिली एक्वायर्ड हो जाता है कहीं से भी। तो ये हो गया। इसके बाद सोशल फैक्टर। एसटीडी में सबसे मेन रोल होता है सोशल फैक्टर का। सोशल फैक्टर किस तरह से एसटीडी को स्टिमुलेट या फिर एसटीडी को अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला होता है प्रोस्टिट्यूशन। एशिया स्पेशली जो ईस्ट एशिया है, जो जैसे कि जो ईस्ट एशिया मतलब मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, इस सब टाइप के ईस्ट एशिया जो देशेज है, वहाँ पे एसटीडी का रेट्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ का मेन जो रोज़गार है, मेन जो आमदनी है, टूरिज़्म है, वो प्रोस्टिट्यूशन पर डिपेंड करता है। स्पेशली थाईलैंड, बैंकॉक, तो इन सब एरिया में एसटीडी बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली देखा गया है कि वहाँ से जो भी ट्रेवल करके आते हैं, घूम के आते हैं, तो उन लोगों को एसटीडी हो ही जाते हैं। और इस तरह इसीलिए बहुत सा कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे अगर आप एक बार बैंकॉक या फिर थाईलैंड इन सब देशों में चले गए, पासपोर्ट में अगर स्टाम्प लग गया तो आपको उस देश में एंट्री नहीं मिल सकता है अगर किसी भी काम से जाना है। तो वो देश बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है उधर एसटीडीज, जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा है ब्रोकन होम। ब्रोकन होम मतलब घर टूट गया है। घर टूट गया मतलब सच में टूट गया है, घर का रिलेशन टूट गया है, मतलब हस्बैंड वाइफ अलग हो गए हैं, डाइवोर्स हो गया है। इस टाइप का जो रिलेशन होता है, इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल अर्ज की वजह से हस्बैंड वाइफ जो भी वो दूसरे के साथ संपर्क करते हैं, और जो दूसरा है अगर उसको एसटीडी है तो वो इस तरह से वो दूसरे में एसटीडी को ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये भी एक तरह का सोशल इफेक्ट है। दूसरा क्या है, इजी मनी। बहुत जो 25 से 30 एज के लोग हैं, अक्सर देखा गया है, अगर छोटे जगह से बड़े जगह में जाते हैं, सबका देखते हैं रहन सहन, स्टेटस, उसको मेंटेन करने के लिए इजी मनी ढूंढने लगते हैं। और इजी मनी का एकमात्र जरिया है उनके हिसाब से एक इजी जरिया दिखता है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेड सेक्स। तो इस तरह से भी एसटीडी एक्वायर्ड हो जाता है और वो धीरे धीरे एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे तीसरे चौथे में और फैलने लगता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा भयानक चीज़ है। अगर एसटीडी एक बार हो गया तो जनरेशन खराब हो सकता है। कैसे होगा हम बताएंगे कॉम्प्लिकेशन। दूसरा है इमोशनल इमेच्योरिटी। कोई कम उम्र है और इमोशनल इमेच्योरिटी की वजह से भी सेक्सुअली एक्वायर्ड कर सकता है ये डिजीज़ को। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री हो रहा है वहाँ पे गांव देहात से लोग जाते हैं काम करने, और घर में अपनी वाइफ को छोड़ के वाइफ को ले जाना और रखना खिलाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए तो जो जाते हैं और जो अर्ज वो अक्सर गलत राह में, रेड लाइट एरिया पे गलत राह में चल जाते हैं, जिसकी वजह से भी वो एसटीडी एक्वायर्ड हो जाता है। तीसरा क्या, इंटरनेशनल ट्रैवल। जैसे अभी बताया कई देश में जो प्रोस्टिट्यूशन ही ट्रैवल का मेन सेंटर होता है, टूरिज्म का मेन सेंटर होता है। तो उन सब इंटरनेशनल ट्रैवलर्स में एसटीडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा है ड्रग अब्यूज़, अल्कोहलिज्म। तो क्या पता ही है कि अगर ड्रग अब्यूज़ करके, अल्कोहलिज्म करके इमोशनल अनस्टेबल होकर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है और उसके बाद एसटीडी एक्वायर्ड हो सकता है। तो ये सब है सोशल स्टिग्मा, इसको चेंज करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा मोरल वैल्यू और हाई इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। मोरल वैल्यू स्पेशली मोरल वैल्यू और गुड कल्चर, तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। और अगर आप कम्युनिटी मेडिसिन के नज़रिए से देखें तो हेल्थ एजुकेशन इसका बहुत इफेक्टिव तरीका है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन, एसटीडी होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सबसे पहले छोटे से शुरू करते हैं। बेबी मतलब फिटस है मदर के पेट में और मदर को एसटीडी है,
एसटीडी मतलब कौन सा एसटीडी, कुछ भी हो सकता है, एड्स हो सकता है। अगर एड्स है तो बेबी को एड्स हो जाएगा, हो ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है। तो बताया कि कितना परसेंटेज होता है, 2% हो सकता है। अच्छा, अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ मतलब सिफिलिस है, तो बेबी को कंजेनिटल सिफिलिस होने के चांसेस है। उससे क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट, दांत नहीं होता है, नजरल डिफेक्ट होता है, कान स्टिशियल ट्यूब का डिफेक्ट होता है, आईआईटिस हो सकता है, तो ये सब हो सकता है। दूसरा, अगर साइटोमेगल वायरस अगर हो तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर भी वही हार्ट का डिजीज़ हो सकता है, कान का डिजीज़ हो सकता है, और बहुत बार डेड बॉर्न फीटस हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, और कोई लिम्ब नहीं बना ठीक से, डिफेक्टिव लिम्ब हो सकता है, बहुत सारा डिफेक्ट फीटस में आ सकता है। तो ये है प्रेगनेंसी में एसटीडी का साइड इफेक्ट। तो कितना ज़रूरी है एसटीडी से बच कर रहना, पूरा का पूरा जनरेशन खराब हो सकता है। इसके बाद क्या है, इन्फेंट्स में अगर एसटीडी होगा तो क्या होगा, ठीक से डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ हार्मोन का ठीक से सेक्रेशन नहीं होगा, ये सब हो सकता है। और अगर मैरिड नहीं है, फिर प्रेग्नेंट नहीं है, फिर मैरिड ही है पर प्रेग्नेंट नहीं है, तो प्रेग्नेंट के पहले उस लेडी में क्या क्या हो सकता है। उस लेडी में सबसे पहला हो सकता है इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा। अगर एसटीडी है तो बहुत सारे एसटीडी में क्या होता है, स्ट्रक्चर हो जाता है, फॉलिकल ट्यूब में स्ट्रक्चर हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुक जाता है, प्रेगनेंसी नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो कितना सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी है, वजह क्या हो सकता है, एसटीडी एक वजह हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है, ट्यूबरकुलोसिस और ट्यूबरकुलोसिस और फॉलोपियन ट्यूब। उसके बाद एसटीडी, पीआईडी, ये सब हो सकता है। और क्या हो सकता है, पीआईडी में क्या होगा, हमेशा ल्यूकोरिया या फिर येलो डिस्चार्ज, अगर गोनोरिया है तो येलो डिस्चार्ज होगा। अगर अगर मोलस्टिक कंटाजिएशन है तो वहाँ पे वैसे उस टाइप का वॉट में होगा, जो बताया अंदर फ्लूइड रहेगा, पॉइंटेड डिप्रेस्ड रहेगा। अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है तो जेनिटल वॉट्स मिलेगा, और वो वॉट्स कैंसर में तब्दील हो सकता है, तो जेनेटिक कैंसर हो सकता है, सर्विसाइटिस हो सकता है। कितना खतरनाक है, कितना खतरा है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग अपने लिए भी और होने वाले बेबी के लिए भी। तो एसटीडी से बचना कितना ज़रूरी है, मदर को भी और फादर को भी, मतलब मेल को भी और फीमेल को भी। तो इट इज़ बहुत ज़रूरी है एसटीडी से बच कर रहना। एसटीडी से बच कर रहने के लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर से कैसे बच सकते हैं, एसटीडी से बच सकते हैं, उसके लिए सरकार का बहुत सारा प्लानिंग होता है। तो सबसे 4 तरह का प्लानिंग होता है। पहला होता है इनिशियल प्लानिंग, वो प्लान करता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम डेफिनेशन मतलब कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, कौन से इलाके में, कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो रहा है, किस एज ग्रुप में ज़्यादा हो रहा है, किस सेक्स ग्रुप में ज़्यादा हो रहा है, ये डिफाइन करना। तो डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, कि एक डाटा मिल जाएगा कि हाँ इस राज्य में, इस ग्रुप में, इस लोगों में ज़्यादा हो रहा है। तो उसको कैसे अब ये करेंगे, प्रायोरिटी, तो इस्टेब्लिश्ड प्रायोरिटी, किसको पहले देखना है, एसटीडी में कौन सा एसटीडी को पहले ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, ये भी एक तरह का मेथड बनाया जाता है। इसको आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं कि हाँ इस एरिया में इतने दिन में इतना केस को डिटेक्ट करना है या फिर इतने केस को ठीक करना है। तो एक गोल सेट होता है, जैसे इनिशियल प्लानिंग है तो ऑफिस में बैठ के हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है स्ट्रेटेजी बनता है, इंटरवेनिंग स्ट्रेटेजी, मतलब स्ट्रेटेजी बन के उसको अब इंटरवेन करते हैं। इसमें पहला क्या होता है, कोई भी डिजीज़ को ठीक करने के पहले, ट्रीट करने के पहले क्या करना पड़ता है, डिटेक्ट करना पड़ता है कि हाँ डिजीज़ है। तो पहला हो गया केस डिटेक्शन। केस डिटेक्शन कैसे होगा, जैसे कि अभी कोरोना हो रहा है, तो डिटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं ना। कैसे स्क्रीनिंग कर रहे हैं, थर्मोमीटर लगा के, इंफ्रारेड लगा के कि फीवर है कि नहीं। अब स्क्रीन हो गया कि हाँ इसको फीवर है, पर सबको फीवर है तो सबको कोरोना ये भी नहीं है। तो स्क्रीनिंग के बाद कंफर्मेटरी टेस्ट होगा, ये तरीका होता है। तो टेस्ट डिटेक्शन कैसे होगा, स्क्रीनिंग, उसके बाद कंफर्मेटिंग टेस्ट। हर डिजीज़ के लिए अलग अलग टेस्ट होगा, जैसा सिम्टम रहेगा उस हिसाब से टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मतलब
वो जो आदमी को स्क्रीन किया गया है उसको डायग्नोस्ट हो गया है कि हाँ इसको सिफिलिस है या फिर इसको क्या है सैंक्रोइड्स है या जो भी एड्स है, तो उनसे कांटेक्ट ट्रेस किया जाएगा। मतलब वो किससे किससे कांटेक्ट किया है वो ट्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं कांटेक्ट ट्रेसिंग। यूएसए, इंग्लैंड, इन सब देश में इसलिए उसका मोबाइल लेके पूरा कांटेक्ट ट्रेस किया जाता है और सबका चेकअप किया जाता है। तो ये एक तरीका है। दूसरा हो गया क्लस्टर टेस्ट। अब कांटेक्ट में जो जो और कांटेक्ट है पूरा क्लस्टर बना के सबका टेस्ट करना है ताकि कम से कम लोग को ये नेक्स्ट ट्रांसमिट हो सके और जो लोग हैं उसको तुरंत इमीडिएट ट्रीटमेंट मिले। तो क्या क्या हो गया, इनिशियल प्लानिंग हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंटरवेनिंग स्ट्रेटेजी। इंटरवेनिंग मतलब जो काम में लाया जा रहा है, इंटरवेनिंग स्ट्रेटेजी उसमें क्या है, स्क्रीनिंग पहला हो गया, टेस्ट डिटेक्शन का स्क्रीनिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड क्लस्टर टेस्टिंग। पूरा सबको टेस्ट करें, कॉन्टैक्ट ट्रेस किया गया सबको टेस्ट कर दिया गया, टेस्ट किए। उसके बाद क्या हो गया, जो टेस्ट में पॉजिटिव मिला उसको रखेंगे, केस होल्डिंग और ट्रीट करेंगे। केस होल्डिंग एंड ट्रीटमेंट क्या क्या हो गया, स्क्रीनिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उसके बाद क्लस्टर डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट कर दिए जो ये हुआ। और उसके बाद होता है एपिडेमोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब जो जो कॉन्टैक्ट में आया है सबको ट्रीटमेंट देंगे, प्रोफाइलेक्टिक एक तरह से समझ लीजिए। ये हो गया जिसको जिसको हुआ है। इसके लिए जिसको जिसको हुआ है उसको और एक काम करना है, प्रोफाइलेक्टिक स्ट्रेटेजी करना है। मतलब उसको अगर पता है कि हाँ हमको ये डिजीज़ है, एसटीडी है, तो दूसरे को ना हो जाए इसके वजह से उसको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेना पड़ता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, बैरियर मेथड। तो उसको बैरियर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा जिसको है। इसके बाद हो गया हेल्थ एजुकेशन। अब क्या करेंगे, जिसको नहीं है उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन। कैसे, कितना खतरनाक है, कैसे हो सकता है, होने के बाद क्या हो सकता है, तो हेल्थ एजुकेशन देंगे। किसको देंगे, ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे ये ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे जो एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि प्रॉब्लम डेफिनेशन में आ रहा है, उन सब एरिया में ये सब ज़्यादा हेल्थ एजुकेट करेंगे। और जो एज ग्रुप जो है उन लोगों को हेल्थ एजुकेट करवाएंगे। तो इस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरा, अगर कभी भी एक जैसे कि काउंटरसेप्टिव मेजर का यूज़ करेंगे, स्पेशली बैरियर मेथड, ये सबसे इफेक्टिव तरीका है टू अवॉइड द एसटीडी। इसके बाद क्या है, बहुत सारे एसटीडी क्लिनिक का इस्टेब्लिश किया गया है, लेबोरेटरी का इस्टेब्लिश किया गया है, जैसे कि सुरक्षा क्लिनिक जो है, ये सब स्पेशली एसटीडी के लिए ही किया गया है। दूसरा क्या है, पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर में, जो कि गांव-गांव तक पहुंचता है जहां से ट्रीटमेंट। उसमें जो सेवा संस्था रहता है, जैसे कि हेल्थ गाइड और हेल्थ वर्कर, उन लोग को भी एजुकेट करके और अवेयर करने के लिए भेजा जाता है। तो ये भी एक तरह का हेल्थ एजुकेशन ही हुआ। और उनके ज़रिए जिसको हुआ है उसको स्क्रीन करवाया जाता है, उसको ट्रीटमेंट करवाया जाता है। तो ये सब तरीका है एसटीडी से बचने का। तो एसटीडी क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे बच सकते हैं, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। और इसका जो कॉज और डिजीज़, किस डिजीज़ का कौन सा कॉज है, जैसे कि बताए सिफिलिस का ट्रिपल मोनालिडम है, तो इस तरह से किस डिजीज़ का कौन सा कॉज है ये एमडी एग्जाम में पूछता है। तो सिर्फ ऑल अबाउट एसटीडी और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।